Har Har Mahadev guys, how are you all? I hope you are all well. So in this video I'm going to discuss about the India writer in English, the part unit 1 of BA first semester, which is रविन्द्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं और ये BA फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। सो आइए देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो जन्म हुआ था वो 7 मई 1861 को हुआ था और इनकी डेथ हो गई थी 7 अगस्त 1941। सो अफसोस की बात यह है कि इंडिपेंडेंस इन्होंने नहीं देखा। ओके, एंड देन ये एक बंगाली पोएट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, सॉन्ग भी ये कंपोज़र थे। आपको पता है कि नेशनल एंथम भी यही लिखे हैं। हिंदू फिलोसोफर थे, एक प्ले राइट थे और एसेइस थे, एसे वगैरह लिखते थे, पेंटर थे और साथ ही साथ ब्रह्मो समाज में एक्टिव थे। अब जिन लोग को नहीं पता ब्रह्मो समाज के बारे में मैं बताती हूँ। ये एक तरीके का थीसिस मूवमेंट है, ठीक है, जहाँ पे लोग जो है हिंदू के जो भी रिचुअल्स वगैरह हैं इन सबको डिक्लाइन करते हैं, यानी मानना मतलब नहीं मानते हैं और क्या करते हैं, जो क्रिश्चियन प्रैक्टिसेस है उसे फॉलो करना शुरू करते हैं। ये फाउंड हुआ था इन कैलकाटा इन 1828 में बाय राम मोहन रॉय और ये बेसिकली वेदों को नहीं मानता, कर्मा यानी कि पास्ट डीड्स को नहीं मानता, संसार यानी प्रोसेस ऑफ डेथ एंड रीबर्थ इनको भी नहीं मानता, अवतार वगैरह यानी इनकारनेशन इन सब को नहीं मानता और क्रिश्चियन की कुछ प्रैक्टिसेस को ये फॉलो करते हैं। इसमें जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर है वो एक्टिव हैं। अब देखिए, अब रविन्द्रनाथ टैगोर का जो मेन है लिटरेरी वर्क्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले नॉन यूरोपियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ लेकर आए थे और 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। इनकी एक पोएम गीतांजलि है उसके ऊपर। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं, ड्रामा पोर्शन का कंप्लीट करते हैं। लिटरेरी वर्क्स में ये ड्रामा लिखे हैं, पोइट्री लिखे हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तो आइए पहले ड्रामा डिस्कस करते हैं। इन्होंने ड्रामा जो लिखा है वो है वाल्मीकि प्रतिभा, डाकघर, विसर्जन, चंडालिका, रक्ताकरवी। देखो बेसिकली वाल्मीकि प्रतिभा क्या है, वही वाल्मीकि जी जिनको हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो कि रामायण का कंपिलेशन के यानी रामायण जो है लिखे हैं। ये बेसिकली द जीनियस ऑफ वाल्मीकि, इसमें ये बेसिकली ये बताएं कि कैसे वाल्मीकि जी ने अपने ये जो सिंस वगैरह को ओवरकम करके सरस्वती माता के आशीर्वाद से उन्होंने रामायण लिखा, इसके बारे में। डाकघर बेसिकली एक चाइल्ड की स्टोरी है, अमोल, जो कि अब उसकी डेथ हो रही है और उस डेथ को रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने वर्ड्स में इस तरीके से लिखा है कि स्पिरिचुअल फ्रीडम हो रही है फ्रॉम दिस वर्ल्ड ऑफ होर्डेड वेल्थ एंड सर्टिफाइड क्रीड्स, यानी इस दुनिया से उसे मुक्ति मिल रही है, स्पिरिचुअल फ्रीडम मिल रहा है, ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसमें लिखा है, जो कि डाकघर 1910 को पब्लिश हुई है। ओके, विसर्जन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट विसर्जन। विसर्जन बेसिकली सेक्रीफाइस का मतलब है, जहाँ पे हिंदू का एक रिचुअल है कि वो गॉडेस यानी कि जो भगवान काली माता हैं उनको प्रसन्न करते हैं, गोटो मतलब बकरी वगैरह को बलि चढ़ाकर और जो मुर्गे वगैरह हैं उनकी बलि चढ़ाकर काली माता को प्रसन्न करते हैं। मैंने आज तक ये सारी चीज़ें नहीं सुनी है बट इन्होंने ये लिखा है तो मे बी उस वक्त होता होगा, दैट्स वाई विसर्जन इन्होंने लिखा है। चंडालिका यानी कि ये जो गौतम बुद्ध के एक डिसिपल थे जिनका नाम था आनंद गौतम बुद्ध के शिष्य थे और ये स्टोरी ये बताती है कि कैसे अनटचेबल यानी जिसको कोई छूता ना हो, बहुत लोअर कास्ट के, उससे आनंद जो है पानी मांगते हैं। ये स्टोरी उसी पे है, द बुद्धिस्ट लीजेंड डिस्क्राइबिंग हाउ आनंदा द बुद्धिस्ट डिसिपल आस्क्ड अ ट्राइबल गर्ल फॉर वाटर। और रक्ताकरवी बेसिकली हम लोग ब्लड ऑलियंडर्स भी बोलते हैं, जो कि एक क्लेप्टोक्रेट किंग के बारे में है, जो कि एक रक्षापुरी जो रेसिडेंट है उस पर रूल करते हैं। ये स्टोरी है। अब देखते हैं पोइट्री वर्जन। पोइट्री में गीतांजलि बहुत ज़्यादा फेमस है, 157 की पोएम की कलेक्शन है ये, जो कि 1910 में पब्लिश हुई थी और 1913 में इसे नोबेल प्राइज़ मिल गया। मानसी यानी कि माइंड क्रिएशन, ये 63 पोएम कलेक्शन है जो को गाज़ीपुर की ये सेटिंग है गाज़ीपुर की, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा है। सोनर तोरी यानी कि बेसिकली ये शो करता है थर्स्ट एंड द क्वेस्ट फॉर ब्यूटी एंड डिटैचिंग देमसेल्व्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमैनिटी, कि कैसे जो ह्यूमैनिटी यानी बेसिकली जो हम लोग बोल सकते हैं मानवता वगैरह से डिटैच होकर किस तरीके से ब्यूटी की तरफ हम लोग जो है वो कह रहे हैं, थर्स्ट है यानी हम लोग किस तरह से ब्यूटी की तरफ प्यासे हैं, बेसिकली ये बताया गया है सोनर तोरी में, जो कि 40 पोएम का कलेक्शन है। बालाका इज़ एन मेटाफर, ठीक है जी, ये जो वर्क है ना ये टाइटल एक मेटाफर है जो आत्माएं भटकती आत्मा के लिए यूज़ होता है। ओके, ठीक है। नॉवेल्स में हम लोग बात करेंगे। अब नॉवेल की बात करें, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको ये सारी चीज़ें पता ही होनी चाहिए। चोखेर बाली
पहली बात ये बंगाली हैं, तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा आँखों की किरकिरी, है ना। ये एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। ये चोखेर वाली स्टोरी है जो कि 1993 में इन्होंने लिखी थी, और उसके बाद इस पे जो है एक मूवी भी बनी, ठीक है। एंड या इस पे मूवी वगैरह भी बनी है। ये जो चोखेर बाली है, इसमें जो 4 कैरेक्टर हैं, मेन 4 कैरेक्टर हैं, जिसे हम लोग बोलेंगे आशा, बिहारी, महेंद्र और विनोदिनी। विनोदिनी जो है वो यंग विडो है, यानी कि बहुत ही अपने इनिशियल स्टेज पे वो, यानी बहुत ज़्यादा यंग है, और उसी वक्त उसका पति की डेथ हो जाती है, तो वो विडो है, ठीक है। आशा और महेंद्र हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। महेंद्र हस्बैंड है, आशा वाइफ है। बिहारी महेंद्र नाथ का भाई है, ठीक है। और जो विनोदिनी होती है, उस स्टोरी में बेसिकली ये बताया जाता है कि विनोदिनी का महेंद्र के साथ जो है एक्स्ट्रा मतलब बेसिकली अफेयर होता है, और फिर उसी सेम फीलिंग बिहारी के लिए भी होती है। बिहारी के लिए, विनोदिनी के लिए भी होती है, महेंद्र के लिए भी, मतलब ये बेसिकली 3 ज़िंदगी जुड़ी होती हैं। और आशा को जब ये बात पता चलती है कि महेंद्र यानी उसके पति का विनोदिनी, दैट्स वाई वो घर छोड़ के वहाँ से चली जाती है, ठीक है। एंड लास्ट में ये भी पता चलता है कि विनोदिनी इस स्टोरी में वो भी जब महेंद्र बोलता है कि मैं तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ, बिहारी बोलता है कि मैं भी चाहता हूँ तुम्हारे साथ रहना, तो विनोदिनी वहाँ से चली जाती है। फिर वापस आशा को लेके बिहारी घर वापस आ जाता है। एंड ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सीन है, और ये बेसिकली लिटरेसी दिखाती है कि जो विनोदिनी है वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है ना, उसको पढ़ने लिखने आता है, उसको उस टाइम पे जो भी मॉडर्न टाइम जो भी चीज़ें थी उसको सारी चीज़ें आती हैं, है ना। तो आशा को जब ये पता चला तो वो यही सोचती है कि हाँ, ये मैं डिज़र्व भी करती हूँ, बिकॉज जो विनोदिनी है वो मुझसे बहुत लाख गुना ज़्यादा बेटर है, बिकॉज वो जो भी बहुत मॉडर्न है, उस तरीके के कपड़े भी वो पहनती है, उसको पढ़ने लिखने भी आता है, मुझसे ज़्यादा बेटर है। दैट्स वाई महेंद्र ने उसे मेरे प्लेस पे चुना। तो ये बेसिकली चोखेर बाली की स्टोरी है। एंड देन सेकंड है हमारा गोरा, जो कि 1910 में जो पब्लिश हुआ था। ये एक तरीके की 2 पैरेलल लव स्टोरीज़ के बारे में बताता है, एक गोरा और सुचरिता, और दूसरा बिनोय और ललिता, ठीक है। चतुरंगा बेसिकली एक, यहाँ पे देखेंगे चतुरंगा एक नॉवेल है जो कि जर्नी है एक यंग मैन की, श्रीलिबास, जो कि खुद एक नैरेटर है द स्टोरी, एंड मीटिंग हिज बेस्ट फ्रेंड, जो अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलते हैं, जो कि उनके बेस्ट फ्रेंड एक फिलोसोफर भी होते हैं, गाइड भी होते हैं जिनको सचिन बोलते हैं। और ये एक दामिनी की स्टोरी, इसमें भी विडो की स्टोरी है। और या I think I have written the wrong spelling of it. It's Jatha Moshai, an idealistic person. It is JYA, ठीक है, जाथा मोशाई, नॉट जुआथा, राइट। आई होप मैं मिस्टेक कर दिया, आई एम सो सॉरी गाइज। तो चतुरंगा हो गया। घरे बायरे इज़ द होम एंड द वर्ल्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली उस टाइम का है, मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। जो घरे बायरे है वो बेसिकली एक कैरेक्टर्स इसमें निखिलेश, बिमला, ये हस्बैंड वाइफ होते हैं, संदीप होता है जो एक गेस्ट होता है, अमूल्या जो अडॉप्टिव चाइल्ड होती हैं, एंड बारा रानी जो कि इनकी ननद होती हैं, बेसिकली सिस्टर इन लॉ। इस स्टोरी में बेसिकली जो निखिलेश है वो बहुत ही अपने काम का पक्का सच्चा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, जो कि वायलेंस नहीं पसंद करता। बिमला अपने पति में भगवान को देखने वाली जो है नारी है, जो कि अपने पति को ही पति परमेश्वर टाइप इंसान है, जो कि उसको और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपने पति को मानती है। बारा रानी, बिमला इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल, सो दैट्स वाई बारा रानी उसे कंटिन्यू जो है, जैसे अब ननद और भाभी का रिश्ता होता ही है, कि हम लोग जो ननद होती है वो उसे बहुत ज़्यादा टॉन्ट वगैरह करती है, उसकी शक्ल पे, उसके हर चीज़ पे, ठीक है। एंड संदीप, यहाँ पे संदीप का जो रोल है वो आपको समझाती हूँ। संदीप एक ऐसा पर्सन है, उसकी बातें इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, जैसे कभी कभार हम किसी पर्सन से मिलते हैं ना, उसकी बात हमें कुछ समझ में नहीं आती, हमको लगता है भाई ये क्या बोल रहा है, कब ये चुप होगा, राइट। वहीं कोई ऐसा पर्सन होता है जो थोड़ा सा बात कर देता है, और उसकी बात हमें इतना इम्पैक्ट डालती है हमारे माइंड पे, इतना इन्फ्लुएंस डालती है हमारे ऊपर। जैसे हम कोई भी सेमिनार वगैरह अटेंड करते हैं, वहाँ पे अगर कोई आईएएस वगैरह आ जाए, पीसीएस ऑफिसर आ जाए, यानी कि डीएसपी वगैरह आ जाए, और वो अपनी चीज़ें बता रहे हो कि मैंने ऐसे ऐसे स्ट्रगल को फॉलो किया, मैंने ये पढ़ाई की, वो पढ़ाई की, आपका दिमाग कितना ज़्यादा उस चीज़ को सोचता रहेगा कि भाई आप एक तरफ आपको नहीं भी करना रहेगा यूपीएससी, फिर भी आप यूपीएससी में चले जाओगे एक टाइम के, क्योंकि उनकी बातें बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होती हैं, हर चीज़ बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है। सो दैट्स वाई सेमिनार करने जाती है, जैसे ठीक है, ओके।
जैसे हमारे दिव्यकीर्ति सर ही हैं, वो जब जो भी चीज़ें बोलते हैं उनकी वर्ड्स इतने इन्फ्लुएंशियल होते हैं ना, इतनी इम्पैक्टफुल होती है कि जो भी वर्ड बोलते हैं वो हमारे दिमाग में बहुत क्लिक करती है कि यस वो तो सही बोल रहे हैं, मेरी लाइफ में भी सेम चीज़ होती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ बिकॉज ये फेमस पर्सनालिटी है जो कि सब लोग जानते हैं। विकास दिव्यकीर्ति सर को भी सब लोग जानते हैं, है ना। और इसलिए मैंने उनका एग्जांपल लिया बिकॉज उनकी बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं जो कि हम कभी कभार देख लेते हैं कि हाउ टू मैनेज योर टाइम टेबल, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट। तो बेसिकली इसीलिए मैंने इनका एग्जांपल लिया। तो काफ़ी टाइम जो है बड़े बड़े जो पीपल होते हैं वो सेमिनार वगैरह में भी आते हैं, ठीक है, और वो अपने सेमिनार में अपनी लाइफ की जर्नी बताते हैं और डिफरेंट ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। तो संदीप का बेसिकली काम क्या था, वो स्वदेशी मूवमेंट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहा था। और स्वदेशी मूवमेंट होते वो घर घर में जाके हर जगह अपनी भाषण से लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि हमें जो बाहर से खरीदे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, हमें अपने देश का कपड़ा पहनना चाहिए। तो बिमला पे इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा। उसने उसे देखा नहीं पर उसकी वॉइस से वो इतनी ज़्यादा, उसका दिमाग एकदम वो वश में कर लिया होता है संदीप, ठीक है। तो उसको अब किसी चीज़ की बात नहीं अच्छी लग रही होती है, अब उसको सिर्फ और सिर्फ संदीप की बात अच्छी लग रही होती है। ये एक ट्रायो बन चुका है, ठीक है। तो जब भी उसे निखिलेश कुछ भी कहता है, निखिलेश फाइंड करता है कि बिमला धीरे धीरे चेंज हो रही है, ठीक है। जो बिमला को बिल्कुल इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता, अब वो बिमला बिना उससे पूछे ही ऐसे ऐसे वर्क कर रही है। लेकिन निखिलेश का ऐसा काम नहीं था कि वो उससे कुछ भी ऐसा बोले करे, वो सब चीज़ों में। इवन निखिलेश बहुत ही ओपन माइंडेड है, उसने उसे इंग्लिश टीचर भी रखा था ताकि बिमला इंग्लिश सीख सके। पर स्वदेशी मूवमेंट के चलते बिमला ने उस इंग्लिश टीचर को बेइज्जती करके उसे घर से बाहर निकाल दिया, ठीक है। इस मामले में भी निखिलेश ने कुछ नहीं कहा। बिमला वो सारे कपड़े जलाना जा रही थी जो कि उसके बाहर से खरीदे हुए और स्वदेशी मूवमेंट में बहुत ज़्यादा वो लागू हो रही थी, बहुत ज़्यादा उसमें घुल मिल रही थी। और संदीप ने उसका फ़ायदा भी बहुत अच्छे से उठाया। बेसिकली संदीप जो है उससे पैसे मांगता है, ठीक है। बिमला जो है पैसे कैसे दे, बिकॉज संदीप इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन जो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि वो वायलेंस वगैरह नहीं करना चाहता है। उसका काम यही है कि हम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जब बिमला अपनी कपड़े जलाने जा रही होती है तो वो उससे बोलते हैं कि हम इतने भी मतलब हैं, अपर में हैं, क्लास है हम लोगों का, मतलब पैसे वाले तो हैं लेकिन इतने पैसे वाले नहीं हैं, और अगर तुम नहीं यूज़ करना चाहते हो तो मत यूज़ करो, पर ऐसे कपड़ों को जलाओ मत, क्योंकि जैसे अपनी कंट्री में जो बना हुआ चीज़ होता है वो महंगा मिलता है और दूसरे कंट्री से आई हुई चीज़ें सस्ती होती है। तो ब्रिटिशर्स यही करते थे ना, यहाँ से लेके जाते थे और वहाँ से कॉस्टली मतलब सस्ते दामों में बना के ले आते थे, ताकि इंडियन जो है इंडियन के प्रोडक्ट ना खरीदें, वो ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दें। तो ये होता है उस स्टोरी में। लास्ट में संदीप का ये शो करता है पिक्चर कि संदीप जो है जो बिमला होती है वो उसे अपने गहने वगैरह दे देती है बिना अपने पति को जानकारी हुए, और वो गहने लेके भाग जाता है संदीप, ठीक है। तो अब इस स्टोरी में हमें कुछ थीम वगैरह देखने को मिलते हैं कि जनरल स्ट्रगल देखने को मिलता है, वायलेंस, ठीक है, इसमें ये भी देखने को मिलता है। मॉडर्न ट्रेडिशन जो है हमारा और जो मॉडर्निटी आ रही है उसमें एक तरीके से कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। रिलीजियस और नेशनलिज्म चीज़ें देखने को मिलती है, एक स्वदेशी मूवमेंट देखने को मिलता है, राइट। एंड इस थीम में ये भी बताया जाता है कि इस थीम में बेसिकली स्वदेशी मूवमेंट को तो कह ही रहे हैं टैगोर, लेकिन एक अवेयरनेस बता रहे हैं कि हम पढ़े तो करें तो, लेकिन इस तरीके से ना करें जैसे बिमला ने अपने गहने दे दिए, ठीक है। ये चीज़ ये एक तरीके का अवेयरनेस है, जैसे हम अभी सोच रहे हैं तो हमें यही पता चल रहा है ना कि हम किसी ऐसे बाहरी आदमी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए कि वो पैसे मांगे और हमसे गहने दे दे और फिर वो लेके रफू चक्कर हो जाए, दैट मीन्स फरार हो जाए। वही सेम चीज़ संदीप ने किया, ये एक अवेयरनेस फैलाने के लिए टैगोर जी ने ये चीज़ लिखी थी। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यस, गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड जय श्री राम।